नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डबल स्टार सीरीज चला था, जिसमें रोशन आनंद सर 70 से 80 क्वेश्चन आने का दावा किए थे 1799 में या 1275 में, या फिर आगामी किसी भी बिहार के एग्जाम में या जीएस में काफ़ी से क्वेश्चन लड़ता है, तो इसका फुल डिस्कशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और मैं इसको 2 बार 3 बार बोल बोल के आपको याद कराने का कोशिश करूँगा, तो आप इसको अच्छे से सुनिए। सिर्फ सुनने मात्र से आपको दोस्तों याद हो जाएगा। और इसमें साथ ही आपको बता दें कि ये इसका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 53 से पहले का जो भी क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया गया है, और 53 से 100 अभी जो है हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों इसमें मैंने छोड़ने का काम किया है, जो सिर्फ करेंट अफेयर है उसको मैंने छोड़ने का काम किया है। चलिए दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और कि आप क्वेश्चन नहीं है तो इसके लिए घबराना नहीं है। डिस्कशन से आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया था और क्या पूछा जा सकता है, तो आप इसको सिर्फ देखते रहिए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। फूलदेई जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में बसंत ऋतु की फसल का त्योहार है। फूलदेई जो त्योहार है दोस्तों, वो उत्तराखंड के राज्य में बसंत ऋतु की जो फसल होती है उसी का त्योहार है। और यह चैत्र माह के पहले दिन बसंत ऋतु को आगमन और अच्छी फसल की कामना के लिए मनाई जाती है। तो आपने क्या देखा, जो दोस्तों फूलदेई जो है वो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह एक त्योहार है, और बसंत ऋतु की जो फसल होती है उसकी अच्छी फसल की कामना के लिए दोस्तों। चलिए आते हैं अब त्योहार और संबंधित राज्य को देखेंगे। पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, चिथिराई, ये तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु का है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, थाईपुसम भी तमिलनाडु का, थाईपुसम तमिलनाडु का, चिथिराई भी तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु और चिथिराई भी तमिलनाडु का है दोस्तों। सोलुंग सिक्किम, सोलुंग सिक्किम, सोनम लहोसर सिक्किम, सोनम लहोसर सिक्किम, लोसर या लोसारी भी सिक्किम, सागा दावा भी सिक्किम। दोस्तों लोसुंग सिक्किम, सोनम लहोसर सिक्किम, लोसर या लोसारी सिक्किम, सागा दावा भी सिक्किम। फूलदेई उत्तराखंड, फूलदेई यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो फूलदेई जो है दोस्तों उत्तराखंड का है। हरेला उत्तराखंड का है। घी महोत्सव उत्तराखंड का है। फूलदेई उत्तराखंड का, हरेला पर्व भी उत्तराखंड का दोस्तों। और आपको बता दें कि हरेला जो है दोस्तों ये भी उत्तराखंड का हरेला हो गया, और घी महोत्सव भी जो है उत्तराखंड का महोत्सव है। ठीक है दोस्तों। अब आता है होला मोहल्ला पंजाब, होला मोहल्ला पंजाब, गुरु पर्व पंजाब, गुरु पर्व पंजाब, बैसाखी भी पंजाब और लोहड़ी भी पंजाब है दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा। तो होला मोहल्ला पंजाब, गुरु पर्व पंजाब, बैसाखी जो है दोस्तों वो पंजाब, और लोहड़ी भी पंजाब है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है चापचार कूट, ये मिजोरम का है। चापचार कूट मिजोरम का है। मीमकूट मिजोरम का है। चापचार कूट मिजोरम, मीमकूट मिजोरम, थाल फवांग कूट मिजोरम। तो चापचार कूट मिजोरम, भीमकूट मिजोरम, थाल फवांग कूट मिजोरम, बोनालू तेलंगाना का है। सब त्योहार है दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा होगा, एकदम याद होते जाएगा। बोनालू तेलंगाना, हम 3 से 4 बार बोलेंगे। बोनालू तेलंगाना, बोनालू तेलंगाना, बाथुकम्मा तेलंगाना, बाथुकम्मा तेलंगाना, बाथुकम्मा तेलंगाना, बाथुकम्मा तेलंगाना, मेदराम यात्रा तेलंगाना, मेदराम यात्रा तेलंगाना, मेदराम यात्रा तेलंगाना। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसको देखेंगे। कहता है दोस्तों कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में है। ठीक है, जो 1981 में स्थापित हुआ था। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन 1981 में दोस्तों ये क्या क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और ये जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, वह हिम तेंदुआ,
हिमालयी काला व भालू, भूरा भालू, देखिए हिम तेंदुआ हिमालय का काला और भूरा भालू और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। कहता है कि हिम तेंदुआ, जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, वह हिम तेंदुआ, हिमालय का काला और भूरा भूरा भालू और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है। राष्ट्रीय उद्यान है, कितना बढ़िया, मतलब एक आध तरह से ना आपको पूरा सिलेबस आपको कवर करा दिया जाएगा, ऐसा है। तो दोस्तों कहता है कि जो घना पक्षी विहार है वो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभयारण्य भी राजस्थान में है। केवलादेव भी राजस्थान में है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। तो घना पक्षी राजस्थान, घना पक्षी विहार राजस्थान, घना पक्षी विहार राजस्थान, घना पक्षी विहार राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान, ये आपको याद होगा, रणथंभौर राजस्थान। कुंभलगढ़ राजस्थान, कुंभलगढ़ राजस्थान, कुंभलगढ़ राजस्थान। केवलादेव राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, केवलादेव राजस्थान। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा से, इतना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए आगे, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने और सुनने में भी मजा आए। बड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, अभी ऊपर देखे थे ना, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, 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 सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। दोस्तों ऊपर करके अब इसको याद करेंगे। याद हो रहा है ना दोस्तों? लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हम आपको क्वेश्चन बैंक है ना रोशन सर का, वो भी काफ़ी डिटेल्स, वैसा डिटेल्स पूरा अभी तक यूट्यूब में बताया तो है कोई कोई, लेकिन इतना बढ़िया से जो हम 4 बार 5 बार बोल बोल के जो सर याद करवा रहे हैं ना, ये नहीं है। हम भी चेक किए हैं और हमको भी वीडियो देखना काफ़ी पसंद है और उससे पढ़ना वीडियो से हमको काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आगे चलते हैं। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। दोस्तों अब असम के बारे में जानेंगे। ओरंग असम, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। डिब्रू सैखोवा असम में है, डिब्रू सैखोवा असम में है, डिब्रू सैखोवा असम में है। दोस्तों डिब्रूगढ़ तो असम में है ना, तो उसी से आप डिब्रू सैखोवा याद कर लीजिएगा, डिब्रू सैखोवा असम में है। नामेरी भी असम में है, नामेरी असम में, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नामेरी असम में, नामेरी असम में। मानस दोस्तों, मानस असम में, मानस असम में, मानस असम में, मानस असम में, इस बार एईडीओ में पूछा था, मानस असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 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 रायमोना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों नल सरोवर जो है ना गुजरात में है, नल सरोवर गुजरात में, नल सरोवर गुजरात में, नल सरोवर गुजरात में, नल सरोवर गुजरात में, नल सरोवर गुजरात में। गिर भी गुजरात में है, गिर से गौ से गिर है, गौ से गुजरात है, तो याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ब्लैक बग गुजरात, 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 ब्लैक बग गुजरात। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, 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 बसंदा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। दोस्तों आगे देखिए,
बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में, ये आपको याद होगा, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। अच्छा, तानसा अभ्यारण्य, तानसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र, बोरीवली तो महाराष्ट्र है, बोरीवली महाराष्ट्र है। अच्छा, तानसा महाराष्ट्र, तानसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र, तानसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र, तानसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र। और बसंदा कहाँ हो गया, तो आपका गुजरात में हो जाएगा। और तानसा महाराष्ट्र, तानसा महाराष्ट्र, दोस्तों ये सब जल्दी याद नहीं होता, लेकिन बार बार इसको पढ़ना पड़ता है तब याद होगा। तानसा महाराष्ट्र, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान 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 महाराष्ट्र, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों महाराष्ट्र है। आगे देखिए, पूरा सिलेबस कवर करा देते हैं रोशन सर, बहुत मेहनती है, लेकिन मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं दोस्तों। बस यही कि टीचर का बात सुनना चाहिए। सर बोले थे कि खाली डबल स्टार सीरीज अगर जिसको याद हो गया बढ़िया से तो याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो इसको 4-5 बार पढ़ लिया 6 बार, उसको प्रीलिम्स या मेंस तक का यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो आते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। आइए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम ना दोस्त छोड़े हैं क्या, सो हम बता देते हैं, खाली हम करेंट अफेयर छोड़ दिए, अपडेट होते रहता है ना, छोड़ दिए। कहता है कि आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार 7 निश्चय वन का हिस्सा था। आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार जो है ना दोस्तों, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार या 7 गो निश्चय था ना, उसी का हिस्सा था। ठीक है, इसके तहत महिलाओं के अधिकार के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार द्वारा सभी सेवा समूहों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35% शैक्षणिक आरक्षण की व्यवस्था की है। कितना प्रतिशत दोस्तों, इसमें जो आरक्षण मिलेगा 35%, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब 7 निश्चय 20-25 में जो आया था, 25 में वो कौन कौन था सो देखिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता। मतलब दोस्तों इसी में से पूछ देगा कि कौन इसमें शामिल है, सातों का नाम जो है याद रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता। ठीक है, तो ये क्या है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार पढ़िएगा तब याद होगा। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो एक बार फिर देख लेते हैं, युवा शक्ति बिहार की प्रगति 7 निश्चय का हिस्सा है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये भी था दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन आता है दोस्तों 56 नंबर, देखिए क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन के लिए नहीं घबराइए, क्वेश्चन आपको यहीं से पता चल जाएगा। कहता है कि नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद में स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला था। नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला था। इस समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा दी गई थी। एक बार फिर, नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला, इलाहाबाद से। इस समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण इनको लंबी समय तक कैद की सजा दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। मुजफ्फरपुर में, जो लोग मुजफ्फरपुर से लोगों दोस्तों कमेंट कीजिएगा। कहता है कि मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ के जिला जज डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, किंतु धोखे से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। ठीक है, एक बार फिर, हुआ था दोस्तों कि मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, यहाँ का जो जिला जज था ना दोस्तों, डीएच किंग्सफोर्ड, जिला जज का नाम डीएच किंग्सफोर्ड, जिला जज का नाम डीएच किंग्सफोर्ड,
का हत्या का प्रयास किया, लेकिन धोखा से वहाँ का वकील था एगो प्रिंगले कैनेडी, वकील प्रिंगले कैनेडी, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। और प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना के बाद आत्महत्या कर लिया तथा खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी क्या किया, आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में दोस्तों फांसी दे दिया गया। इसको याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बंगाली दारोगा नंदलाल बनर्जी को 9 नवंबर 1908 को सरपेंटाइन लेन कलकत्ता में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। देखिएगा ध्यान से, प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या जो किया था ना, उसको उकसाने का काम किया था, वो बंगाली दरोगा था नंदलाल बनर्जी। बंगाली दरोगा कौन था, नंदलाल बनर्जी। वो न दोस्तों 9 नवंबर 1908 को सरपेंटाइन, उसको माने बंगाली दरोगा नंदलाल बनर्जी को 9 नवंबर 1908 को सरपेंटाइन लेन कलकत्ता में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इसको याद रखिएगा। अब आता है 57 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष, ठीक है, एफजी सलाई थे। चंपारण, क्वेश्चन यही था इसमें कि कौन थे, तो आपको देखिए भले ही क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको इसको पता चल जाता होगा दोस्तों। तो चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन थे, एफजी सलाई। चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे, एफजी सलाई। कौन थे, एफजी सलाई, ठीक है। तो एफजी सलाई थे। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। उनके प्रयास से चंपारण में कृषि तथा किसानों की स्थिति को जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, वही एग्रेरियन समिति था, ठीक है। वही कहता है कि जो जांच किया गया था इसे चंपारण एग्रेरियन समिति का नाम दिया गया। और इस एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे एफजी सलाई, जबकि सदस्य महात्मा गांधी थे, ठीक है। इस चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे, एफजी सलाई, और सदस्य महात्मा गांधी थे। इस समिति के अन्य सदस्य भी थे, जैसे एलसी आदामी राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड एवं जी रैनी। कौन कौन थे, एक बार फिर से देखिएगा। ये जो एग्रेरियन समिति के जो सदस्य थे ना दोस्तों, वो थे एलसी आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, जेडी रीड और जी रैनी। एक बार फिर, एलसी आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, जेडी रीड और जी रैनी, इतना थे। आगे देखिए क्या कहता है। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी के तौर पे थे राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजहरुल हक इत्यादि। कौन कौन थे, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद और मजहरुल हक थे। इसको दोस्तों याद रखिएगा। आगे क्या कहता है सो देखिएगा। कहता है कि चंपारण एग्रेरियन समिति ने 18 अक्टूबर 1917 को अधिसूचना जारी किया और कहा कि तिनकठिया प्रथा तथा नील तथा अन्य कोई भी फसल उगाने के लिए किसान को बाध्य नहीं किया जाएगा तथा नगद वसूली का 25% वापस कर दिया जाएगा। चंपारण एग्रेरियन समिति ने 18 अक्टूबर 1917 को अधिसूचना जारी किया और कहा कि, देखिए कब किया, 18 अक्टूबर 1917 को, याद रखिएगा 18 अक्टूबर 1917 को जारी किया और कहा कि तिनकठिया प्रथा तथा नील या अन्य कोई भी फसल उगाने के लिए किसानों को बाध्य नहीं किया जाएगा तथा नगद वसूली 25% वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, ये आप जानते हैं ना। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ हुआ। उसमें मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया, उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। साथ ही साथ इस अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। कहते हैं दोस्तों कि 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कलकत्ता से पटना पहुंचे।
10 अप्रैल 1917 को जो गांधी जी थे वो कलकत्ता से कहाँ है, पटना। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कलकत्ता से पटना पहुंचे। दोस्तों ये हुआ कब था, 1916 में नहीं, 1916 में तो ध्यान आकृष्ट किया था राजकुमार शुक्ल, लेकिन 1917 में 10 अप्रैल को गांधी जी पटना, कलकत्ता से पटना पहुंचे। कहाँ पहुंचे, कलकत्ता से दोस्तों पटना पहुंचे। ठीक है, गांधी जी 10 अप्रैल 17 को गांधी जी कलकत्ता से पटना पहुंचे और एसोसिएशन के अध्यक्ष जी.एम. विल्सन ने जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण में पहुंच गया। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी 10 अप्रैल को आए थे ना, 5 दिन के बाद 1917 में वो कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे। अब देखिए क्या होता है आगे, कितना अच्छा कहानी है। चंपारण के एक मजिस्ट्रेट था हार्डकॉक। चंपारण का मजिस्ट्रेट कौन था, हार्डकॉक। चंपारण का मजिस्ट्रेट कौन था, हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। और कलेक्टर कौन था, जॉन बिम्स। उस समय वहां का कलेक्टर कौन था, जॉन बिम्स था। ठीक है, आइए अब 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, किलोवाट जो है ना दोस्तों, वाट, किलोवाट, मेगावाट शक्ति का मात्रक है। वाट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, ये सब शक्ति का मात्रक है। वाट, किलोवाट, मेगावाट दोस्तों शक्ति का मात्रक है, जबकि वाट घंटा, मेगावाट घंटा, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है। क्लियर हो गया, खाली वाट कहेगा या किलोवाट या मेगावाट तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा, लेकिन वाट घंटा, मेगावाट घंटा, किलोवाट घंटा कहेगा तो ऊर्जा का मात्रक होगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य एवं शक्ति दोनों का दोनों अदिश राशि है दोस्तों, कार्य और शक्ति दोनों का दोनों अदिश राशि है। कार्य और शक्ति दोनों का दोनों अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। कार्य और शक्ति दोनों का दोनों अदिश राशि है। साथ ही साथ थोड़ा सा और हमको लग रहा है छोटा करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। ओके, हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, कार्य करने के लिए बल के साथ साथ विस्थापन का होना भी अनिवार्य होता है। कार्य करने के लिए बल तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ विस्थापन का होना भी जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए, एकदम एकदम याद करवा के छोड़ेंगे दोस्तों। आप 5-6 बार खाली वीडियो देखिए ना, गर्दा उड़ जाएगा, खाली आप वीडियो देखिए। कहता है केतली में पानी गर्म होना संवहन विधि से होता है। केतली में जो पानी गर्म होता है ना, वो संवहन विधि का उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना संवहन विधि का उदाहरण है। ठीक है, संवहन गर्म होने की क्रिया है। संवहन क्या है, गर्म होने की वह क्रिया है जिसमें पदार्थ गर्म अणु अपने साथ उष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। एक बार फिर, संवहन गर्म करने की वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के गर्म अणु अपने साथ उष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। द्रव एवं गैस जो है संवहन विधि से ही गर्म होते हैं। द्रव एवं गैस जो है दोस्तों संवहन विधि से ही गर्म होते हैं। द्रव एवं गैस संवहन विधि से ही गर्म होते हैं। द्रव एवं गैस संवहन विधि से ही गर्म होते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि चालन ठोस पदार्थों में ऊष्मा संचरण की एक प्रमुख विधि है। चालन जो है ना, माने ठोस पदार्थों में ऊष्मा संचरण कैसे होगा, चालन के द्वारा। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा, चालन के द्वारा। यही बात कह रहा है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा, चालन विधि द्वारा, ये प्रमुख विधि है। ठीक है, आगे देखिए। कहता है कि विकिरण रेडिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा निर्वात या वायु में बिना माध्यम के किसी तरंग के रूप में फैलती है। विकिरण क्या कहता है, विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा निर्वात या वायु में बिना माध्यम के सीधी तरंगों के रूप में फैलती है, जैसे सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना। एक बार फिर समझिए, मजा नहीं आया, देखिएगा। विकिरण जो है ना दोस्तों,
विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा निर्वात या वायु में बिना माध्यम के सीधे तरंगों के रूप में फैलती है, जैसे सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना। अब आइए, संघनन, कंडेंसन, ये क्या है? तो संघनन की बात करता है कि वह प्रक्रिया है संघनन जिसमें जलवाष्प ठंडा होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प ठंडा होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प ठंडा होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प ठंडा होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। कहता है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा दूरी मापन किया जाता है। ओडोमीटर से क्या करते हैं? दूरी मापते हैं। ओडोमीटर से क्या करते हैं? दूरी मापते हैं। ओडोमीटर से क्या करते हैं? दूरी को मापते हैं। तो कहता है यहाँ देखिए, किसी वाहन द्वारा, किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र ओडोमीटर है। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र ओडोमीटर है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने वाला तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापते हैं ओंडोमीटर से। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापते हैं ओंडोमीटर से। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापते हैं ओंडोमीटर से। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापते हैं ओंडोमीटर से। दोस्तों आगे देखिए, पानी के जहाजों में सटीक समय ज्ञात करने वाला उपकरण। पानी के जहाज में सटीक समय ज्ञात करने वाला मशीन को कहते हैं क्रोनोमीटर। पानी के जहाज में सटीक समय ज्ञात करने वाला क्रोनोमीटर। पानी के जहाज में सटीक समय ज्ञात करने वाला क्रोनोमीटर। पानी के जहाज में सटीक समय ज्ञात करने वाला क्रोनोमीटर। अच्छा, बहते हुए वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र क्या है? एनीमोमीटर। बहते हुए वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र एनीमोमीटर। बहते हुए वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र एनीमोमीटर। बहते हुए वायु की शक्ति और गति और शक्ति मापने का यंत्र एनीमोमीटर है दोस्तों, को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने वाला यंत्र, उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने वाला यंत्र बोलोमीटर है। उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने वाला यंत्र बोलोमीटर है। उष्मीय या विद्युत चुंबकीय उपकरण को मापने वाला यंत्र जो है दोस्तों बोलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। ये तो नोमेरिकल है, आप सीधा याद रखिएगा, डब्लू बराबर जो है ना mgh होता है, डब्लू बराबर mgh, इसको याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है। 62 नंबर है कि चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिर रही है, तो किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा। तो किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है, ये आप लोग जानते हैं। द्रव्यमान जो होता है ना दोस्तों, किसी भी स्थान पर नियत रहता है, वो द्रव्यमान बदलता नहीं। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान आप कहीं भी ले जाइए, द्रव्यमान आपका नहीं बदलेगा लेकिन भार बदल जाता है, इसको याद रखिएगा। भार कहता है कि स्थान के अनुसार ये बदलते रहता है, अभी बताया ना वही। देखिए, भार को डब्लू बोलते हैं और ई एम जी, डब्लू बराबर एम जी, मतलब द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। भार का ऐसे मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। अब दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है। जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व कितना पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सी पर। जल का घनत्व कितना पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सी पर। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ये तो आप जानते हैं। देखिए, कहता है सभी द्रव को गर्म किए जाने पर आयतन बढ़ता है, परंतु 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जो गर्म करेंगे ना तब जल का आयतन घटता है। जब 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जल को गर्म करेंगे तो आयतन पहले घटेगा, तथा 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, 0 से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो क्या होगा? 0 से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो आयतन घटता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद यह आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है।
ठोस एवं पारा में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। अभी ऊपर बताया था ना, ठोस एवं पारा में, ठोस एवं पारा में, ठोस एवं पारा में ऊष्मा का जो दोस्तों संचरण होता है ना, चालन विधि द्वारा होता है। ठोस एवं पारा में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है। गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा, गैसों और द्रव्यों में संवहन विधि द्वारा, गैसों और द्रव्यों में संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडलीय संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल भी जो है ना, वो संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। वायुमंडल भी दोस्तों संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। ये 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कहता है, फोटोस्टेट मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण तकनीक पर आधारित होता है। फोटोस्टेट मशीन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण तकनीक पर आधारित होता है। फोटोस्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण तकनीक पर आधारित होता है। फोटोस्टेट मशीन जो है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर आधारित होता है। फोटोस्टेट मशीन जो है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि पर आधारित होता है, इसको याद रखिए। सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपियर, जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपियर है, इसी आधार पर कार्य करते हैं। वे संधारित्र में आवेश ग्रहण कर इसे पुनः छोड़कर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए इस तकनीक को, मतलब कौन सी तकनीक को, माने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला तकनीक को जो है ना जेरोग्राफी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो है ना तकनीक को जेरोग्राफी भी कहा जाता है। इसमें दृश्य छवियों का कागज पर प्रति तीव्रतम गति से निकलता है। इसमें दृश्य छवियों की कागज प्रति तीव्रतम गति से निकलती है, बहुत तेज गति से निकलता है दोस्तों, इसको याद रखिए। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम आयन है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम आयन है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम आयन है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है दोस्त, कहता है गामा किरणें उदासीन होती है। गामा किरणें क्या होता है, उदासीन होता है। जबकि अल्फा कणों में धनात्मक आवेश होता है। गामा किरण उदासीन है, अल्फा कण धनात्मक होता है और बीटा कण ऋणात्मक होता है। याद हो गया, गामा किरण उदासीन होता है, अल्फा कण धनात्मक होता है और बीटा कण दोस्तों ऋणात्मक होता है, इसको याद रखिएगा। तो गामा उदासीन, अल्फा धनात्मक और बीटा ऋणात्मक होता है। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर अल्फा कण बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर अल्फा कण बनाते हैं। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर अल्फा कण बनाते हैं। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर अल्फा कण बनाते हैं। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन मिलकर अल्फा कण बनाते हैं। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन मिलकर अल्फा कण बनाते हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन मिलकर अल्फा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण कहते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण कहते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को दोस्तों बीटा कण कहते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को दोस्तों बीटा कण कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। गामा किरणें फोटोन है। गामा किरण क्या है, फोटोन है। गामा किरण क्या है, फोटोन है, जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग है। गामा किरण क्या है, फोटोन है, लेकिन यह क्या है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग है। गामा किरण क्या है, फोटोन है, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग है। गामा किरण क्या है, फोटोन है, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग है। गामा किरण क्या है, फोटोन है, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग है। अल्फा कणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा कणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा कणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है, लेकिन अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। समझ में आया, अल्फा कण का वेधन क्षमता तो कम होता है, लेकिन अल्फा कण का जो आयनीकरण क्षमता है ना, वो सबसे अधिक होता है। वेधन क्षमता का क्रम देखिए, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता गामा का, बीटा का, उसके बाद अल्फा का। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता गामा का, सबसे ज्यादा वेधन वेधन क्षमता गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। ठीक है, अब आयनन क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता अल्फा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का। बीटा हमेशा बीचे में रहता है। तो आयनन क्षमता जो है, देखिएगा वेधन क्षमता कहेगा ना दोस्तों,
तो वेधन क्षमता जो है यह भी जैसा दिख रहा है, तो जो गामा है भी जैसा ही दिखता है, तो वेधन क्षमता पहले भी होगा, गामा, उसका बाद बीटा, उसका बाद अल्फा। आयनन क्षमता ए जैसा लग रहा है, ए जैसा लग रहा है तो ये अल्फा हो जाएगा। अच्छा, उसका बाद बीटा था हमेशा बीचे में, तो अल्फा बीटा हो गया, तो लास्ट में यही रहेगा, तो इससे याद हो गया। अच्छा, गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों वो भी इसी वेधन क्षमता के जैसा ही होता है, पहले गामा फिर बीटा फिर अल्फा। ये 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक अस्थायी होता है। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक अस्थायी होता है। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक अस्थायी होता है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन परमाणु संख्या के बढ़ने से बढ़ती है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन परमाणु ऊर्जा के बढ़ने से बढ़ती है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन परमाणु संख्या के बढ़ने से बढ़ती है। अच्छा, जितना उच्च बंधन ऊर्जा प्राप्ति न्यूक्लियन होते हैं उतना ही अधिक नाभिकीय स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जितना उच्च बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होते हैं, जितना उच्च बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होते हैं उतना ही अधिक नाभिकीय स्थायित्व प्राप्त करते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कहता है कि नाभिक सर्वाधिक रूप से अस्थायी तभी होते हैं, नाभिक सबसे ज़्यादा अस्थायी तभी होता है जब न्यूक्लियन को इससे दूर खींचने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए समझिएगा, कहता है कि नाभिक सर्वाधिक अस्थायी तब होता है जब न्यूक्लियन को इससे दूर खींचने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी जो है यह सर्वाधिक अस्थायी होता है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। सम्मिलित रूप को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। एक सेकंड दोस्तों। थोड़ा सा इधर हो गया था, चलिए। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, हम बोल रहे थे दोस्तों यहाँ पे कि प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन 67 नंबर। 67 नंबर वीडियो चल रहा है शायद, हाँ चल रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 67 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कहता है 67 नंबर की, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर लिखा है लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। किसमें? जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर जिंक, कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में तो चांदी नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा क्या? इसमें होगा जिंक, कॉपर और निकेल। तो जर्मन सिल्वर में क्या रहता है? जिंक, कॉपर और निकेल। और क्या नहीं रहता है? तो चांदी नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों। अब हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र, हॉर्न सिल्वर का जो रासायनिक सूत्र है AgCl है। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl है। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl है। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे दोस्तों कि लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र AgNO3 है। हॉर्न सिल्वर का AgCl है और लूनर कास्टिक का AgNO3। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र 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 AgNO3। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी को क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। अच्छा, मरकरी का परमाणु संख्या 80 है और द्रव्यमान संख्या 200 है। मरकरी का परमाणु संख्या तो आप लोग जानते हैं 80 है और द्रव्यमान संख्या 200 है। मरकरी का परमाणु संख्या 80 और द्रव्यमान संख्या 200 है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या कहता है? कैलोमल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2। कैलोमल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2। कैलोमल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2 है दोस्तों, ठीक है। कैलोमल का हो जाएगा Hg2 और Cl2 हो जाएगा। अगला 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है दोस्तों
कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय, सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस की संरचना चतुष्फलकीय होती है। वही है सफ़ेद या श्वेत, माने सफ़ेद या पीला फास्फोरस। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसा होता है। आप लोगों को दोस्तों पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन अगर आपके सामने नहीं भी है तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ठीक है। तो आप आराम से टेंशन नहीं लेना है, खाली देखिए ना, आपका काम बन जाएगा। बात क्या है ना कि मेरा या आपका रिजल्ट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सिलेबस पे कमांडिंग नहीं है और कुछ नहीं। चीज़ें तो हो ही जाता है लेकिन थोड़ा बहुत से छूट जाता है, अफसोस होता है, इसलिए आप इसको बार बार देखिए, ठीक है। तो कहता है कि श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस है ना, उसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है जो 35 डिग्री सी पर आग पकड़ लेता है। श्वेत फास्फोरस बहुत ज्वलनशील होता है, 35 डिग्री जैसे 35 डिग्री पर आएगा ना तो आग पकड़ लेगा। मतलब ऐसे गर्मी के दिन में अगर आप उसको निकाल दिए ना सामने तो उसमें आग पकड़ लेगा 35 डिग्री पर। अच्छा, ज्वलनशील गुण होने के कारण ही इसे जल में रखा जाता है। तो दोस्तों श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखेंगे? जल, जल में रखते हैं। आगे देखिए, श्वेत फास्फोरस का उपयोग पटाखा बनाने में एवं दवाई के निर्माण में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस का जो उपयोग है पटाखा बनाने और दवाई के निर्माण में करते हैं। श्वेत फास्फोरस जो है स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है। सफेद फास्फोरस स्फुरदीप्ति, ठीक है। इसको आप फॉस्फोरेसेंस भी बोल सकते हैं, फॉस्फोरेसेंस भी बोल सकते हैं, फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस भी बोल सकते हैं। तो यह फास्फोरस जो है स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेसेंस उत्पन्न करता है। अच्छा, लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तिल्ली में करते हैं, आप जानते हैं, इस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे। 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। C3H8 एल्केन्स समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। C3H8 जो है ना एल्केन्स जाति से संबंधित, ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए क्या कहता है, एल्केन्स समजातीय श्रेणी निम्न है। मीथेन का CH4 होगा, एथेन का C2। देखिए दोस्तों इसमें होता है ना इसका होता है CnH2n+2, ठीक है। अब होता क्या है इसको देखिए, जैसे मीथेन तो एगो C है तो C लगाए, चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 गो ना हो गया। अच्छा देखिए ये नंबरिंग कैसे आता है, मतलब ये सब जो मिथे, ठीक है, एल्केन का समूह है। तो एल्केन जैसे C2 कह रहा है तो 2 गो C लिखिए। देखिए हम आपको सिखा देते हैं कैसे बनता है। 2 गो C लिखे, 2 गो C हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन कितने लगाया, तो सबको 4-4 को चाहिए, तो इसको इसको इधर, इसको इसको इधर, तो कंप्लीट हो गया। इसको भी 4, इसको भी 4, तो कै गो हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3, ये तो बीच में है, ये है एगो, तो 3 गो N ने, 3 गो इधर, 6 गो, तो उसी हिसाब से इधर 6, तो इसको याद नहीं करना है, समझने वाला चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पता है कि समजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत यौगिक के बीच CH2 का अंतर होता है, ये तो याद करना है। समजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 हमेशा CH2 का अंतर होता है। अच्छा, समजातीय श्रेणी के यौगिकों का जो रासायनिक गुण होता है ना वो समान, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है, इसको याद रखिए। समजातीय श्रेणी के यौगिकों का रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग। समजातीय श्रेणी के यौगिक का, जो समजातीय श्रेणी है उसका यौगिक का रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अच्छा, समजातीय श्रेणी के यौगिक को एक ही प्रकार के समान सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो समजातीय श्रेणी का यौगिक है ना उसको एक ही प्रकार के समान सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, साइंस है। कहता है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सब जानता है कि नॉन स्टिक के लिए टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं। टेफ्लॉन जो है ना पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेफ्लॉन जो है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बने होते हैं। टेफ्लॉन पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बने होते हैं। ये सब क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, काफी अच्छा है। टेफ्लॉन जो है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बने होते हैं। यह सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है, यह सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है, यह सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है दोस्तों, यह सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है। अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना वो विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का बहुलक है।
अब पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग जो है ना दोस्तों पाइप बनाने में, बरसात में तारों तारों को कुचालक बनाने में, कवरिंग में करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग पाइप बनाने में, बरसाती एवं तारों को कुचालक बनाने में, वायरिंग करने में किया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन आ गया। कसकुटा। कसकुटा मतलब अमरबेल नहीं देखते हैं, लीची आम के पेड़ पर, ज़्यादातर आप लीची के पेड़ पर देखिएगा, वो एकदम हरा रंग का एक लत्ती जैसा बहुत देर में पूरा मतलब छा के रखता है, उसको जाली जैसा रहता है, वही अमरबेल। तो कसकुटा अमरबेल जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं। परजीवी होता है, सीधा ये है कि कसकुटा क्या है, परजीवी होता है। कसकुटा या अमरबेल परजीवी है, ये परजीवी लता है। ये दूसरे पेड़ पौधा पर आश्रित होता है। नॉन स्टॉक नीले हरे शैवाल, नॉस्टॉक नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एक प्रजाति है। याद रखिए, नॉस्टॉक नीले हरे नॉस्टॉक नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की प्रजाति है। नॉस्टॉक नॉस्टॉक जो है ना, ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझिए। जो नॉस्टॉक है ना दोस्तों, वो क्या है, यही पूछा गया है। तो यह नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, मतलब नीले हरे शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। तो नॉस्टॉक क्या है, नीला हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की एक प्रजाति है। ठीक है, और जो दोस्तों ये जो नॉस्टॉक है ना, ये प्रोकैरियोट होते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नॉस्टॉक क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नॉस्टॉक क्या है, प्रोकैरियोट है लेकिन प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कवक परजीवी एवं मृतजीवी दोनों होते हैं। कवक जो है परजीवी और मृतोपजीवी दोनों होते हैं। कवक परजीवी एवं मृतोपजीवी दोनों होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कवक क्या होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी दोनों होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं दोस्त। देखिए, अमीबा प्रोटोजोआ समूह का जीव है। अमीबा प्रोटोजोआ का जीव है। अमीबा जो है प्रोटोजोआ समूह का जीव है। अमीबा प्रोटोजोआ समूह का जीव है। अमीबा प्रोटोजोआ समूह का जीव है। यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा प्रोटोजोआ समूह का जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा प्रोटोजोआ समूह का जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा किसका है, प्रोटोजोआ से संबंधित है। अमीबा प्रोटोजोआ से संबंधित है, प्रोटोजोआ होता है और ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों 72 नंबर कहता है कि जल के अणुओं की अर्धपरगम झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाता है। कहता है कि जल के अणुओं की जो अर्धपरगम झिल्ली है ना, उसके द्वारा जो गति होता है ना, उसको परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की अर्धपरगम झिल्ली द्वारा गति जो होता है वो परासरण कहलाता है। जल के अणुओं की अर्धपरगम झिल्ली द्वारा जो गति होती है वो परासरण कहलाती है। जल के अणुओं की अर्धपरगम झिल्ली जो है ना, उसके द्वारा जो गति होता है परासरण कहलाता है। परासरण की प्रक्रिया में द्रव का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर अर्धपरगम झिल्ली के माध्यम से होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है परासरण की क्रिया में द्रव का जो प्रवाह होता है ना, वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर अर्धपरगम झिल्ली के माध्यम से होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और परासरण में विलायक का तो प्रवाह होता है लेकिन विलेय का प्रवाह बाधित रहता है। दोस्तों कहता है कि ये जो परासरण होता है ना, उसमें विलायक का प्रवाह होगा लेकिन विलेय का प्रवाह बाधित रहता है। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे चलिए, कहता है कि गैसों का आपस में मिल जाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। जब गैस आपस में मिल जाएगा ना अच्छे तरह से, तो वो विसरण कहलाता है। जब गैस आपस में अच्छे से मिल जाएगा तो वो विसरण कहलाएगा। जब गैस आपस में अच्छे से मिल जाएगा तो वो विसरण कहलाएगा। जब गैस आपस में अच्छे से मिल जाएगा तो वो विसरण कहलाएगा। ठीक है, विसरण का नियम दोस्तों ग्राहम ने दिया था। विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। विसरण का नियम जो है ग्राहम ने दिया था। विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। ठीक है, अगरबत्ती का गंध तथा एलपीजी का गंध पूरे कमरे में फैल जाता है, विसरण का उदाहरण है। या फिर आप बोल सकते हैं परफ्यूम जो मारते हैं आप, बॉडी स्प्रे, वो भी। तो अगरबत्ती का गंध हो गया, एलपीजी का गैस हो गया, चाहे आपका परफ्यूम हो गया, ये सब का सब जो है किसका उदाहरण है, विसरण, माने पूरे कमरे में फैलना विसरण का उदाहरण है। तो आइए हम आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का जो पाचन है वो अमाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। अमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है।
अमाशय की दीवारों पर उपस्थित जो जठर, देखिए अमाशय की दीवार पर ना एक जठर ग्रंथि रहता है, उसी से अमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथि होता है ना, उसी से जठर रस स्रावित होता है। याद होगी। चलिए अब आते हैं दोस्तों जठर, इसके बारे में थोड़ा और जाने। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। जो पेप्सिनोजेन है ना वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। एक बार फिर क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो पेप्सिनोजेन होता है ना वह सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है। अब पेप्सिन जो है ना वो एंजाइम प्रोटीन को, पेप्सिन जो है वह पेप्सिन एंजाइम नहीं, पेप्सिन एंजाइम जो है ना दोस्तों वो प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। जो पेप्सिन एंजाइम है दोस्तों वो प्रोटीन को सरल अणु में तोड़ देता है। ठीक है, पहले प्रोटियोज में और उसके बाद पेप्टीन्स में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रीनेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो निष्क्रिय प्रीरेनिन होता है ना, जो निष्क्रिय पड़ा रहता है प्रीरेनिन, वह सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है, जो दूध में उपस्थित किसेनोजेन प्रोटीन का पाचन करता है। फिर से सुनिएगा, कहता है कि एक होता है आपका प्रीरेनिन, ये निष्क्रिय पड़ा रहता है, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ना ये प्रीरेनिन सक्रिय हो जाता है और यह रेनिन में बदल जाता है, जिससे दूध में एगो प्रोटीन रहता है किसिनोजेन, दूध में एक प्रोटीन है किसिनोजेन, यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। अच्छा, वसा के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में लाइपेज, तो वसा के पाचन में कौन सहायक है, कौन एंजाइम, लाइपेज। वसा के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम सहायक होता है दोस्तों। आइए 74 नंबर क्वेश्चन, कालाजार प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, यह लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। कालाजार लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। यह परजीवी का वाहक बालू मक्खी से होता है, सैंड फ्लाई के द्वारा यह फैलता है। ठीक है, इसके द्वारा फैलता है बालू मक्खी, जिसको सैंड फ्लाई कहते हैं, इसी से कालाजार फैलता है। कालाजार में रोगी को तेज बुखार आता है, कालाजार में रोगी को तेज बुखार आता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है, इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है, इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। हैजा जो है दोस्तों विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, टाइफाइड। देखिए दोस्तों इसको एक बार फिर से, क्वेश्चन यहाँ से एकदम आता है क्वेश्चन। देखिए इन्फ्लुएंजा तो विषाणु से होगा, इन्फ्लुएंजा विषाणु से। हैजा जो है ना विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, तो मतलब हैजा जीवाणु से होगा, हैजा जीवाणु से। कौन जीवाणु, विब्रियो कोलेरी। टाइफाइड भी जीवाणु से होगा, टाइफाइड भी जीवाणु से होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं किस किस चीज से कौन कौन रोग होता है। प्रोटोजोआ से, कालाजार प्रोटोजोआ से, कालाजार प्रोटोजोआ से, कालाजार प्रोटोजोआ से। पेचिस प्रोटोजोआ, पेचिस प्रोटोजोआ से, पेचिस प्रोटोजोआ से। निद्रा रोग भी प्रोटोजोआ से, निद्रा रोग भी प्रोटोजोआ से, निद्रा रोग भी प्रोटोजोआ से। मलेरिया और पायरिया, मलेरिया और पायरिया ये भी प्रोटोजोआ से। मलेरिया और पायरिया ये दोनों को दोनों ये भी प्रोटोजोआ से। तो क्या क्या हो गया सो देखिए, फिर से देखिएगा। कालाजार प्रोटोजोआ, पेचिस प्रोटोजोआ, निद्रा रोग प्रोटोजोआ, मलेरिया प्रोटोजोआ और पायरिया भी प्रोटोजोआ, दांतों का बीमारी है दोस्तों। अगला 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है, इसका उद्भव कहलाता है, प्रजाति उद्भव कहलाता है। छूटा नहीं ना दोस्तों, एक मिनट रुकिए तो देखे, छूटा नहीं ना, नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखें। कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित हो जाती है ना, उसको प्रजाति उद्भव कहते हैं। ये तो आसान बात है।
प्रजाति उद्भव वह विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई जैविक प्रजातियां उत्पन्न होती है। कहता है कि प्रजाति अब दोस्तों देखेंगे, इसके बाद दोस्तों देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि जीव विज्ञानी ओरेटर एफ कुक ने सबसे पहले प्रजाति उद्भव शब्द गढ़ा है। सबसे पहले प्रजाति उद्भव शब्द कौन गढ़ा है? जीव विज्ञानी ओरेटर एफ कुक। सबसे पहले प्रजाति शब्द को जो गढ़ा है वह है जीव विज्ञानी ओरेटर एफ कुक। आगे आइए क्या कहता है। प्रकृति चयन प्रकृति का एक प्रक्रिया है। प्राकृतिक चयन जो है ना, वो प्रकृति का एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवित जीव पर्यावरणीय स्थिति के अनुरूप अनुकूल परिवर्तन करते हैं। उत्परिवर्तन हमारे डीएनए अनुक्रमण में होने वाला परिवर्तन है। उत्परिवर्तन हमारे डीएनए अनुक्रम में होने वाला परिवर्तन है। अच्छा, उसके आगे क्या कहता है? एक प्रजाति के सदस्य भोजन एक प्रजाति के सदस्य भोजन, आश्रय, प्रजनन स्थल आदि जैसे संसाधनों के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसे अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा कहते हैं। सीधी सी बात है कि एक प्रजाति जो है ना, वह एक प्रजाति के सदस्य भोजन, आश्रय, प्रजनन स्थल आदि जैसे संसाधन के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो इसे अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा कहते हैं। आइए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है दोस्तों 76 नंबर में, कहता है दोस्तों कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नॉस्टॉक, एनाबिना आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं। नॉस्टॉक, एनाबिना आदि शैवाल जो है, नॉस्टॉक और एनाबिना ये सब शैवाल है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्षमता रखते हैं। नीला हरित क्रांति को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया ज़्यादातर धान के खेत में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के लिए करते हैं। राइजोबियम भी दलहनी पौधे में पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम ये तो आपको पता ही है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि थायराइड ग्रंथि